हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। तो आज आप लोगों के लिए साइंस की क्लास टर्म 1 के लिए तैयार है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्जाम्स का फेस्टिवल शुरू हो चुका है और आपका नेक्स्ट एग्जाम है साइंस का 2 दिसंबर को। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए साइंस में बायोलॉजी का जो एक चैप्टर आ रहा है लाइफ प्रोसेस के लिए हम हाजिर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है आपके साइंस के चैप्टर बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस का चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, कुछ चीजें आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए ताकि ये 10 आउट ऑफ 10 आप लोग इजीली स्कोर कर सको। जिन्होंने लगातार मेहनत की है उनके लिए चीजें आसान है, लेकिन जिन्होंने मेहनत कम की है उनके लिए चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है उनके लिए तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और एक बार और इसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए भी चीजें कुछ हद तक इजी हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो सबसे पहली टर्म आप लोगों को याद रखनी है, हम लोग कुछ ज्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सिर्फ मेन टर्म्स की डिस्कस करेंगे जो हमें लग रहा है कि आपके एग्जाम में कवर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो हम लोग याद रखेंगे, स्टार्च। स्टार्च क्या चीज है? स्टार्च फूड का वो फॉर्म है जिन्हें प्लांट अपने अंदर स्टोर करके रखता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको प्लांट इमीडिएटली तुरंत यूज नहीं करते, वो कुछ स्टोर करके रख लेते हैं और उस स्टोर्ड फॉर्म को दे वी आर कॉलिंग स्टार्च। मतलब स्टार्च क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोर फॉर्म को स्टार्च कहा गया है, जो मतलब कि प्लांट्स बाद में अपने इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे यूज करते हैं जब उनको जरूरत होती है। चलिए इसी तरीके से एक टर्म है आपके पास, ग्लाइकोजन। अब जैसे प्लांट्स ने अपने अंदर स्टोर किया है कार्बोहाइड्रेट्स, उसी तरीके से हम लोग भी जो फूड से एनर्जी हमें मिलती है वो भी हम लोग कुछ उसको स्टोर कर लेते हैं और वो स्टोरेशन की फॉर्म होती है ग्लाइकोजन। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि प्लांट्स हो चाहे हम लोग हैं, हम लोग अपनी सारी का सारा जो फूड है या जो उसकी एनर्जी है एकदम यूज नहीं करते, कुछ एनर्जी को हम लोग सेव करके रखते हैं। उस सेव फॉर्म को प्लांट्स में स्टार्च कहा गया है और हमारे अंदर ग्लाइकोजन कहा गया है। तो यानी कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अस। यहाँ पे अस का मतलब यू कैन से एनिमल्स, क्योंकि हम लोग भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन के ऊपर आपको एमसीक्यू बन सकता है, तो आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है आपके पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में होता क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट्स या फिर कुछ बैक्टीरिया अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और वाटर भी बनता है। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे आगे 6 लगाना पड़ेगा, वाटर के इधर 12 लगाना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन के आगे आपको 6 लगाना पड़ेगा और इधर वाटर के आगे आपको 6 लगाना पड़ेगा। तो यही आपको इक्वेशन पूछी जा सकती है फोटोसिंथेसिस। इसमें कुछ मिसिंग टर्म्स दी जा सकती है, बैलेंस करने के लिए कहा जा सकता है। तो आप लोगों को ये फोर श्योरिटी से यहाँ पे अच्छे से इसको देखना है। लेफ्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, राइट साइड पे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है और अगेन वाटर है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिएक्शन में 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के यूज किए जा रहे हैं प्लांट के द्वारा, और 6 मॉलिक्यूल्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यानी कि नेट वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज हुए? 6 यूज हुए। तो मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेट वाटर मॉलिक्यूल्स कितने यूज किए जा रहे हैं, तो आंसर आएगा 6। लेकिन अगर सिंपली पूछा जा रहा है कि कितने पानी के मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में यूज किए हैं, तो फिर आंसर आएगा 12। नेट का मतलब होता है कि ओवरऑल
प्लस माइनस करके क्या रिजल्ट आ रहा है। और अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि कितने यूज किए गए, तो फिर जो आपने स्टार्टिंग में लिए होते हैं वो वाली चीज रखनी होती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और ये आपको ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद आपको पास फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप है। वो स्टेप आपको सीक्वेंस में तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्टेप्स में पता होना जरूरी है, क्योंकि स्टेप्स में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं यहाँ पे इसको स्टेप्स नहीं पॉइंट बोलूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें आप लोगों को, कि एनर्जी जो है या लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, यानी कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, और उससे होएगा क्या, उससे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है, रिएक्शन ऐसे होती है ये कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस केमिकल एनर्जी से जो पानी है वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यानी कि हम लोग जैसे बात करते हैं रिएक्शन में कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने में। और हाइड्रोजन क्या होएगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ जाएगी। तीसरा प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टेप्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। ये भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है, वो कौन सी प्रोसेस है, तो दैट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है आपको लोग को याद रखनी है वो ये है कि क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो आपको पता ही है सबको कि क्लोरोफिल जो होगा वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो क्लोरोफिल को चेक करने के लिए कि क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, या क्लोरोफिल जहाँ पे होता है वहीं पे प्रिपेयर फूड बनता है, उसके लिए हमारी बुक में टेस्ट दिया हुआ है जिसका नाम है स्टार्च टेस्ट। तो आपको टेस्ट का नाम पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो वो उसका आंसर आएगा स्टार्च टेस्ट। इसके अंदर आपने अल्कोहल यूज किया था, आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया था, और तब जाके आपको ये एक्टिविटी में रिजल्ट मिलता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। इसकी ये पहचान क्या होती है कि आयोडीन की प्रेजेंस में जहां जहां पे ग्रीन कलर था वहां वहां का पोर्शन जो है वो डार्क ब्लू हो जाएगा। तो ये इंडिकेट कर देता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और स्टार्च कहाँ पे होगा, जहां पर क्लोरोफिल था। तो इस तरीके से ये आप लोगों का क्लोरोफिल की प्रेजेंस चेक होती है, और ये आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर होगा। मतलब आयोडीन का सॉल्यूशन एक स्टेज पे आप डालते हो, तो जहाँ पे ग्रीन पोर्शन था वो पोर्शन डार्क ब्लू का हो जाएगा। यानी कि जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके उसे डार्क ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आते हैं आपके पास गार्ड सेल। गार्ड सेल का काम क्या है, इनका काम है स्टोमेटापोर को ओपन या फिर क्लोज करना। स्टोमेटापोर ओपन या क्लोज करना। अब ये कैसे करेगा, जब इसके अंदर पानी जाएगा, किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, वाटर इन गार्ड सेल, इससे गार्ड सेल क्या हो जाएगा, गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा। स्वेल होते के बाद वो स्टोमेटापोर को क्या कर देगा, खोल देगा, ओपन, स्टोमेटापोर ओपन। लेकिन जैसे ही वाटर से, गार्ड सेल से वाटर बाहर आएगा, तो फिर जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जिससे स्टोमेटापोर क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टोमेटा की पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, गार्ड सेल पे।
जो स्वेल होता है या श्रिंक होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? वाटर पे। अगर पानी उसके अंदर जा रहा है तो वो स्वेल हो जाएगा, और अगर पानी बाहर निकल रहा है तो वो श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, जैसे हमने चेक किया था कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी तरीके से आपके पास CO2 भी जरूरी है। CO2 की प्रेजेंस जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके लिए जो टेस्ट किया गया है उसमें आपके पास क्या है? KOH का यूज किया गया है। KOH है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे क्या होगा? जहां पे प्लांट है, अगर आपने उसके आसपास KOH रख दिया एक ग्लास वेसल के अंदर, तो उसके अंदर वाली जो CO2 है वो सारी की सारी KOH ने टेक ओवर कर लेनी है। जिससे क्या होगा? फूड को CO2 जिससे प्लांट को CO2 नहीं मिलेगा, और अगर प्लांट को CO2 नहीं मिलने वाला तो फिर वो अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में क्या देखा है कि अगर फूड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। तो इस तरीके से CO2 की प्रेजेंस KOH के केमिकल से आप लोग टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन टेकअप करते हैं। प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन टेकअप करते हैं दो फॉर्म में। प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन इन टू वेज। दो तरीके हैं। दो तरीकों में पहला तरीका है ऑर्गेनिक, और दूसरा मेथड है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है? यहाँ पे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करके एक कंपाउंड बना देगा, और उस कंपाउंड को प्लांट से टेकअप कर लेंगे। कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और उस कंपाउंड को प्लांट्स ने टेकअप कर लेना है। इस मेथड को बोलते हैं ऑर्गेनिक। दूसरा है इनऑर्गेनिक फॉर्म, जो क्या किया जाता है? जो कि नाइट्रेट, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में। मतलब सॉइल के पास नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स फॉर्म, ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वहां से प्लांट टेकअप कर लेता है डायरेक्टली। और इसमें क्या है? एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज करके कंपाउंड बनाएगा, जिसे प्लांट्स टेक ओवर करेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में यहाँ पे प्लांट्स या फिर आप लोगों के कुछ बैक्टीरिया है वो अपना खुद फूड प्रिपेयर खुद कर लेते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्व्स, खुद के ही द्वारा फूड तैयार हो जाता है उनके। लेकिन यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन में आता है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक। अब ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया की बात हो गई तो वो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे, और इनको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे हेट्रोट्रॉफिक में आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वो हमारे पास आगे फर्दर 3 टाइप्स का है। होलोजोइक, जिसमें हम लोग आते हैं, इसमें क्या होता है? फूड को अंदर ले लेते हैं हम लोग, टेक इन एंड देन डाइजेस्टेड, या फिर तब उसका ब्रेक डाउन होते हैं। हम लोग फूड लेते हैं और फिर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। उसके बाद आपके पास आता है एक सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिज्म फूड को बॉडी से बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं। आउटसाइड द बॉडी फूड इज
ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसको टेक इन किया जाता है। नेक्स्ट इज योर पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, ये वाले ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहेंगे, उनसे न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन उनको किल नहीं करते, मतलब ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बट डू नॉट किल देम, पर उनको वो मारेंगे नहीं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल यहाँ पे सेप्रोफाइटिक की दी हुई है। सेप्रोफाइटिक की जो एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने दिया हुआ है फंजाई लाइक ब्रेड माउल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। ये है एग्जाम्पल आपके सेप्रोफाइटिक की। पैरासिटिक की एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई है आप लोगों के लिए कैस्कटा। ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं, सभी के पास बुक होएगी तो वहां से आप लोग देख सकते हो इजीली। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। अमरबेल, देन टिक्स, लाइस, लीचेस, टैप वॉर्म्स। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है पैरासिटिक की। होलोजोइक में हम लोग आ गए, अमीबा भी आ गया, पैरामीशियम भी आ गया, तो ये सारे हम लोग होलोजोइक में आते हैं। हम लोग फूड को पहले अंदर करते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करने का काम होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। फर्स्ट इज अमीबा और सेकंड इज पैरामीशियम। अब अमीबा ने करना क्या है, अमीबा के पास जो शेप होती है वो चेंजिंग शेप होती है। दोनों ही यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें जो अमीबा है ये अपना जो फूड है वो किसी भी पार्ट से टेक ओवर कर सकता है। ये अपने सेल की शेप को चेंज कर लेता है और जिसे हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये स्यूडोपोडिया एक स्ट्रक्चर है, फॉल्स फीट भी कह देते हैं इसको। फूड को ट्रैप करने के लिए, ये उसको सराउंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिससे एक फूड वैक्यूल बन जाती है। और फूड वैक्यूल बनने के बाद फूड पार्टिकल उसके अंदर ब्रेक डाउन करके डिफ्यूज किया जाता है साइटोप्लाज्म में, और फिर वहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर कर दिया जाता है सेल से, और फिर बाहर बॉडी से भी हो जाता है वो। तो इसमें क्या है कि आपका फूड कहीं भी पड़ा हुआ है, अमीबा ने उसको स्यूडोपोडिया की हेल्प से वहीं पे ट्रैप कर लेना है। लेकिन पैरामीशियम में ये चीज नहीं होती। पैरामीशियम में जो फूड लिया जाता है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्पॉट, एक फिक्स जगह है। तो इसके लिए अब उसको फूड वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके काम के लिए इसकी बॉडी पे होते हैं सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फूड को मूव करवाते रहेंगे। और कहाँ पे मूव करवाएंगे ये फूड को, उस स्पेसिफिक सपोर्ट पे, जगह पे, जहां से पैरामीशियम वो फूड को टेक इन कर लेगा। जो सीलिया होता है वो पूरी बॉडी के ऊपर होता है पैरामीशियम के, और जैसे ही फूड उसी जगह पे पहुंच जाएगा तो वहां पे पैरामीशियम ने उसको टेक ओवर कर लेना है। तो ये है अमीबा और पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। उसके बाद हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन का पार्ट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे आपके क्वेश्चंस की झड़ी लगने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कैनल, ये क्या चीज होती है। ये एक वो पाइपलाइन है, ट्यूब है, जो कि माउथ से शुरू होके एनस तक जाएगी। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक की जो ट्यूब है, जो पाइपलाइन है, उसे वी आर कॉलिंग एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर पार्ट्स का कोई ना कोई काम है।
तो वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो माउथ की बात करेंगे। माउथ के अंदर क्या होता है, एक तो आपको याद रखना है कि हमारे माउथ में होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, स्लाइवा रिलीज होता है और उस स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम है। स्लाइवरी एमाइलाइज एमाइलेज स्लाइवरी अमाइलेज, तो ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम करता क्या है, ये जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया है स्टार्च का, उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट करना, सिंपल शुगर। तो यानी कि ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्रश करते हैं, उनका टेक्सचर सेम करते हैं। जो टंग होती है वो फूड को चबाने में हेल्प करती है। अब ये जो हमने बात की है कि सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं या फिर बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं, ये वो चीजें होती हैं जो कि हमारे बॉडी यानी कि लिविंग बॉडी में होने वाली प्रोसेसेस को फास्ट कर देती हैं। जैसे यहाँ पे आपका काम क्या है, आपने फूड खाया, उसको ब्रेक डाउन करना है या डाइजेस्ट करना है, तो उसको कौन ज्यादा करेगा, तेज फास्ट करने का काम बायो कैटालिस्ट, जिसमें से एक एग्जांपल आपने पढ़ ली, दैट इज स्लाइवरी अमाइलेज। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास कि अब फूड जो है वो हम लोगों ने माउथ में उसके साथ उसको च्युइंगम कर च्युइंग कर लिया है, उसमें सलाइवा ऐड हो गया है, ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया है। अब उसको जैसे हम लोग निगलेंगे तो वो फूड नीचे की तरफ जाने वाला है। और फूड नीचे जाने के लिए कंटिन्यूसली इस गट में एक प्रोसेस होती है, उन प्रोसेसेस को दे आर कॉलिंग पेरिस्टाल्टिक। तो ये मूवमेंट लगातार होती जाएंगी। ये मूवमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है आपके सैम्पल पेपर में, तो इसलिए इसको ध्यान से कर ले। इस मूवमेंट्स के थ्रू जो फूड है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव होता है और उसके बाद जो फूड है हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। और फूड जो है हमारा स्टमक में अंदर पहुंचा है तो वो जो पाइपलाइन का पार्ट है उसको वी आर कॉलिंग ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनल का एक पार्ट है फूड पाइप, इसको ईसोफेगस भी बोलेंगे। और उसके थ्रू जो फूड है वो माउथ से स्टमक की तरफ जाएगा। अब स्टमक में क्या होने वाला है, पेट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि आपकी फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। हमारी जो पेट होता है, स्टमक होता है, उसके अंदर वॉल्स होती हैं, वो वॉल्स गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। अब गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक मिलेगा एंजाइम पेप्सिन, और एक साथ में रिलीज होता है म्यूकस। तीनों का अपना अपना फंक्शन है। HCl का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये होता है कि ये फूड को सॉफ्ट करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, और जो आपका फूड होता है उसको डाइजेशन में हेल्प कर देता है, क्योंकि अगर फूड आप लोगों का सॉफ्ट होगा तभी इसको फर्दर आगे जो भी एक्ट करना है वो अच्छे से हो पाएगा। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना। एक्चुअली जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं करता, सिंपली उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रेक डाउन होने के लिए प्रोटीन के जो स्टेप चाहिए उनमें से वन ऑफ द स्टेप जो है वो स्टमक के अंदर होता है। उसके बाद है स्टमक के अंदर म्यूकस। अब हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज हुआ है, तो HCl आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे पेट को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है, वॉल्स के अराउंड एक लेयर बना लेता है। वो लेयर जो है उसको आपकी वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को एसिड से प्रोटेक्ट करके रखती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब अगर आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज कर रहा है HCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस नॉर्मल कंडीशन में प्रोटेक्शन करने का काम म्यूकस का है। तो हम लोग म्यूकस के साथ क्या लिखेंगे, प्रोटेक्ट्स इनर वॉल
ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग लिखा हुआ बुक में तो इनर लाइनिंग लिख लो, क्योंकि एमसीक्यू में वर्डिंग का खेल बहुत होने वाला है, तो इसलिए आपको वर्डिंग जितनी आप एक्यूरेट याद रख सको वो ही आप लोगों के लिए बेहतर है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। ओके, उसके बाद अब हमारा जो फूड है वो स्टमक से आ जाता है स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर जो है फूड को जो पहुंचाने वाली मसल है उसका नाम है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल, ये मसल जो है वो क्या कर रही है, फूड को स्टमक से कहाँ पे लेके आ रही है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टिन की तरफ लेके आती है। तो ये है आपके पास स्फिंक्टर मसल। अब स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये है कि यहाँ पे दो ग्लैंड्स अपना जो केमिकल है वो रिलीज करती हैं। वन इज लीवर और सेकंड है आपके पास पेनक्रियास। जो लीवर है वो रिलीज करता है बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट बाइल जूस का ही पार्ट होता है। बाइल सॉल्ट या बाइल जूस का काम क्या है, इसके दो फंक्शन है। पहला काम तो ये है कि ये जो फूड का मीडियम है उसको एसिडिक से अल्कलाइन बनाना। फूड मीडियम फ्रॉम एसिडिक, क्योंकि पेट से आने वाला फूड जो है वो एसिड के साथ मिक्स आया है, तो एसिड से इसको किस में बनाना है, एल्कलाइन मीडियम में बनाना है। अब उसका पर्पस क्या है कि जो पैनक्रियास के एंजाइम फूड पे एक्ट करेंगे वो एक्टिवेट होते हैं एल्कलाइन मीडियम में। ओके, दूसरा काम है फैट के जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स हैं, लार्जर साइज के जो पार्टिकल्स है उनको स्मॉल पार्ट में तोड़ना। यानी कि फैट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, उनको अच्छे से ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके उसके लिए उनका साइज छोटा होना जरूरी है। और वो काम कौन करेगा, लीवर के द्वारा रिलीज किया गया बाइल जूस या बाइल सॉल्ट। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से मिक्सर ग्राइंडर का काम करेगा यहाँ पे, और उसके बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा। अब ये तो बात होगी लीवर की। देन पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसके अंदर भी दो एंजाइम्स होते हैं। वन इज ट्राइप्सिन और अदर वन इज लाइपेस। जो ट्राइप्सिन होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि जैसे हमने बताया वहां पे कि पेप्सिन भी यही काम करता है स्टमक के अंदर, लेकिन प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है, सिंपली एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। ट्राइप्सिन अब उस फॉर्म को जो कन्वर्ट होके स्टमक से आ रही है, अब उसको वो प्रोटीन को फर्दर नई फॉर्म में, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम जो है लाइपेज, उसका काम क्या है, लाइपेज ने जो यहाँ पे फैट के बड़े बड़े से छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं, इनको हम लोग इमल्सिफाइड फैट भी बोलते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं फैट के उनको इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट भी या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोला जाता है। तो इन इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, लाइपेज का है। ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। तो ये है आपके पास लीवर और पैनक्रियास के मेन फंक्शन। आप ट्राइप्सिन का प्रोटीन और लाइपेज का इमल्सिफाइड फैट जो है वो याद रखने के लिए कोड वर्ड यूज कर सकते हो, एल पी नहीं एल एफ टी पी। एल का मतलब है लाइपेस, एफ का मतलब है फैट्स मल्सीफाइड, टी का मतलब है ट्राइप्सिन और पी का मतलब है प्रोटीन। तो आपको भी इसमें तो पता ही है। एक्चुअली इसको याद करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फॉरवर्ड बनाया हुआ है, ले गया फरारी तेरा पापा। तो एल के से आप लाइपेज याद रख लो,
फरारी से एफ मल्सीफाइड फैट हो गया, टी से तेरा से ट्राइप्सिन हो गया, और पी से प्रोटीन पापा हो गया। तो इस तरीके से आप लोग ये वाली फॉर्म से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद ये चीज़ें कन्वर्ट कर होने के बाद अब जो काम एंडिंग में रह गया है वो काम करना है स्मॉल इंटेस्टिन की वॉल्स ने। वो इंटेस्टिनल जूस रिलीज कर देंगी, और वो जो जूस रिलीज होने वाला है वो फाइनली ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, वो कन्वर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, यानी कि यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होने वाला है। फैट को कन्वर्ट होने वाला है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ सकता है, फाइनल फॉर्म्स। और लास्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुआ है और वो एंड में किस में कन्वर्ट होगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो फूड के बनते हैं वो ये वाले बनने चाहिए। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, फूड को ब्रेक डाउन कर लिया है, ब्रेक डाउन को ही डाइजेस्ट फूड बोलते हैं हम लोग। अब उस फूड को कहाँ पे जाएंगे, उस फूड को जो इंस्टेंट की वॉल्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगी। उनके साथ जुड़ी हुई हैं ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स उस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगी। अब फूड एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास विलीज होती हैं। विली क्या होती है, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जैसे शेप की उंगलियां होती हैं फिंगर्स, वैसी इनकी शेप होती है, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा एरिया अपना बना लेती हैं। अब ज्यादा एरिया बनाने का मतलब क्या है या पर्पस क्या है, ताकि उतना ही डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो सके। और वो जो फूड एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टेड वाला, फिर उसको एब्जॉर्ब हो गया तो उसको बॉडी के साथ भेज दिया जाएगा, बॉडी में, पूरी बॉडी में, क्योंकि ये जो विलीज होती है वो कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स के साथ। और जहाँ पे फूड जाएगा वहां पे उसका काम क्या है, पुराने सेल्स की रिपेयर करना, नए सेल बनाना, एनर्जी देना, ताकि हमारे बॉडीज की जो भी एक्टिविटीज है वो हो सके। अब फूड डाइजेस्ट भी हो गया, आपने पूरी बॉडी में भेज भी लिया। अब है अनडाइजेस्टेड फूड की बैटिंग। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को भेज दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टिन में। तो लार्ज इंटेस्टिन में फूड को भेज दिया जाएगा, जहां पे विलीज क्या करेंगी, जो वाटर होगा वहां पे जो उसकी वॉल्स होगी वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर कोई ज्यादा वाटर है उसमें तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी सारा जो मटेरियल बच गया उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा एनस के थ्रू। और जो स्फिंक्टर इसको बाहर करेगी उसका नाम है एनल स्फिंक्टर। तो इस तरीके से हमारा जो फूड है, वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उसको बाहर कर दिया जाएगा। एक्चुअली फूड तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे अनडाइजेस्टेड की जगह पर अनएब्जॉर्ब लिखेंगे। मतलब डाइजेस्ट तो सारा फूड हो जाता है बॉडी के द्वारा, लेकिन सारे का सारा एब्जॉर्ब हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अनएब्जॉर्ब फूड लिखेंगे। जो फूड वॉल्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया स्मॉल इंटेस्टिन के, वो वाला कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टिन में चला जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन का पार्ट हमारा खत्म हुआ। उसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपके पास दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज एरोबिक, और दूसरा है आपके पास एनाएरोबिक। अब एरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। हालांकि हमारे पास एक और केस आएगा जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी आपका एनारोबिक के अंदर ही काउंट किया जाता है। उसके बाद एरोबिक में जो यहाँ पे एनर्जी का जो अमाउंट रिलीज होता है वो होता है ज्यादा। एनारोबिक में एनर्जी जो रिलीज होती है उसका अमाउंट होता है कम होता है।
एरोबिक और एनारोबिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोगों ने फूड यूज किया है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले टूटता है पायरुवेट में। अब आप लोग कुछ सोच भी रहे होंगे बच्चे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है और एब्जॉर्ब हो गया है, बॉडी के हर हिस्से में चला गया है, लेकिन उसे एनर्जी हमें चाहिए। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, जब उसका जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस से सामना होएगा, यानी कि चाहे ऑक्सीजन मिले या फिर ऑक्सीजन ना मिले या फिर कमी हो जाए, तो इन सभी प्रोसेसेस में जो फूड आपका एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ग्लूकोज यानी कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसकी बात हो रही है। सबसे पहला स्टेप ये है कि ग्लूकोज जिसमें कार्बन के 6 आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करेगा, पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। पायरुवेट के साथ एनर्जी भी यहाँ पे बनती है। पायरुवेट में कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है। अब जो पायरुवेट आगे फर्दर ब्रेक डाउन होने वाला है, वो उसके पास 3 हिस्से बनने वाले हैं। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। सारा ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में, प्लस एनर्जी कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। और पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर आपकी प्रोसेस हो रही है एनारोबिक, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन नहीं है, ये प्रोसेस होती है ईस्ट में, खमीर जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, ईस्ट में है, तो आपके पास चीजें क्या क्या बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, इथानॉल, C2H5OH इसका फॉर्मूला है, प्लस एनर्जी। पायरुवेट के 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने हैं, जिसमें से 2 इथानॉल ने ले लिए हैं और एक चला गया है CO2 के पास। ये है एनारोबिक का, जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एनारोबिक में आता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो होता है मसल सेल्स के अंदर। इसमें क्या होता है कि आपके पास मसल में ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचा, लेकिन पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो गया, तो पायरुवेट किस में कब कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C3H6O3। साथ में एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये क्रैम्प्स प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें दर्द फील होता है। तो इसलिए सडन जब आप एक्टिविटी करते हो, एकदम से दौड़ना शुरू कर देते हो या कोई हार्ड एक्टिविटी कर लेते हो विदाउट वार्म अप किए, तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो पायरुवेट को ब्रेक डाउन कर देती है लैक्टिक एसिड में, जिससे क्रैम्प्स होते हैं या पेन होता है और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ आती है। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर प्रेजेंस होगा। जैसे हम लोग नॉर्मली अपा बोल सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर हो रहा है अभी, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रो H2O एंड एनर्जी। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये सारा जो सेटअप है वो एरोबिक और एनारोबिक का आ गया। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका फाइनल यानी कि T1 टर्म 1 में क्वेश्चन बने ही बने। तो आपको हर चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। ग्लूकोज का पायरुवेट प्लस एनर्जी में कहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, फिर एनारोबिक के दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट्स क्लियर होने चाहिए और एरोबिक के भी प्रॉपर प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए। अब उसके बाद है आपके पास कि आपने जैसे अब देख लिया कि एनर्जी हमें मिल गई, तो रेस्पिरेशन क्या करेगा, इस प्रोसेस में होएगा क्या, जो एनर्जी मिल रही है उसको वो यूज कहाँ पे करेगा, उस एनर्जी का यूज ये करेगा एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। एटीपी के मॉलिक्यूल सिंथेसिस यानी कि बनाने हैं, तो उस एनर्जी का यूज जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए किया जाएगा। बाद में क्या होगा, इस एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवा ली जाएगी
और जो भी सेल की अलग अलग एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज इस एनर्जी के थ्रू पूरी हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि आपने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो डायरेक्शन हो रहा है कि ऑक्सीजन लेना है या CO2 लेना है या गिव अप क्या करना है, वो कैसे डिसाइड होता है? उसको डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, जिस हम लोग इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होती है। डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, तो पहला तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन का पहला पॉइंट तो ये है, इट डिपेंड्स ऑन environmental conditions, environmental condition के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दो कंडीशन पे डिफ्यूजन का डायरेक्शन डिपेंड करता है। इसको समझने के लिए हमारी बुक में क्या एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम लोग डे टाइम की बात करें, दिन के टाइम की, तो प्लांट्स को CO2 चाहिए, तो वो CO2 चाहते हैं क्योंकि उनको अपना फूड प्रिपेयर करना होता है, और इन दिस रिएक्शन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोग ड्यूरिंग नाइट की बात करें, रात के टाइम पे अब सनलाइट तो होती नहीं, तो यानी कि वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अब वहां पे वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए मेजर में, और CO2 क्या करना शुरू कर देते हैं, रिलीज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वाला जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन वाला, ऑक्सीजन लेना और CO2 वाला, ये दिन के टाइम पे भी चलता है, लेकिन दिन में ये प्रोसेस स्लो रेट पे होता है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो CO2 प्लांट बना रहा है वो उसको खुद ही यूटिलाइज कर लेता है। तो यानी कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है और जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स है, ये दो चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि डिफ्यूजन यानी कि गैसेस का एक्सचेंज किस डायरेक्शन में होना है। ओके, उसके बाद है कि आपके पास, आपको जैसे पता है कि हमारे पास एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। अब एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है, यानी कि सांस लेने की जो उनकी स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, ब्रीथिंग रेट मोर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो हम लोग जमीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल। वाई, देखिए अब एक्वेटिक वालों ने ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है, तो ऑक्सीजन लेंगे फ्रॉम वाटर, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है, लेकिन उसमें जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, वेरी लो। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमने ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है, एयर से, तो वहां पे जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्वाइट हाई है। तो इसीलिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो आसानी से पूरी हो जाती है, लेकिन एक्वाटिक वालों की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, उसको पूरा करने के लिए उनको अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करना पड़ता है। तो इसलिए उनको जल्दी जल्दी एयर इन, सॉरी वाटर इन एंड वाटर आउट करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ज्यादा वो ये इन आउट का प्रोसेस करेंगे उतनी ज्यादा उनको ऑक्सीजन का अमाउंट मिलेगा और CO2 वो डिस्चार्ज करते रहेंगे। और इसके लिए उनको जो फिशेज हैं, जो इसकी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, फिशेज पहले क्या करेंगी, इनके ना माउथ के अंदर पानी जाता है, तो वाटर जो है वो फ्लो करेगा थ्रू माउथ। अब इस पानी के अंदर क्या चीज है, ऑक्सीजन है, तो ये वहां इस वाटर को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, गिल्स के पास। तो यहाँ पे जो गिल्स हैं वहां पे ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी वाटर से, और किसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ब्लड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, गिल्स वो हिस्सा है फिशेस का जहां पे ऑक्सीजन वाटर से सेपरेट होके ब्लड के अंदर मिल जाएगी, और ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो फिश की बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके,
उसके बाद आता है कि जो हम लोग हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ये हमारे जो अपन गैसेस लेते हैं, ये लेने के लिए जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, अलग अलग सिस्टम है जिसके थ्रू